ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पृथ्वीराज की जीत हो या मोहम्मद गौरी की हार हो, जो लड़ सका है वो ही तो इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तराइन का युद्ध लेकर। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तराइन का युद्ध मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। दो हुए तराइन के युद्ध। प्रथम हुआ 1191 ईस्वी। कब? 11 जनवरी सन 1191 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। बड़ा विध्वंसक युद्ध था। कई लोग हताहत हुए, कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पृथ्वीराज चौहान के परिवार से संबंधित। थोड़ा सा पीछे मैं पर्दे के जाऊंगा और आपको इतिहास के पीछे के पन्ने को उलट के मैं आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, राजा अनंगपाल जो रहते हैं, ये दिल्ली के राजा रहते हैं और इनको कोई बेटा नहीं रहता है, इनको सिर्फ पुत्री रहती है। इनकी दो पुत्री रहती हैं, दो पुत्री रहती हैं और दोनों का विवाह जो है ये कर देते हैं। एक पुत्री का विवाह करते हैं अजमेर के राजा। किससे? अजमेर के राजा किससे करते हैं? सोमेश्वर से। और दूसरी पुत्री का जो विवाह करते हैं वो कन्नौज के राजा विजयपाल से। एक अजमेर के राजा, क्या नाम रहता है इनका? सोमेश्वर। और दूसरी पुत्री का जो विवाह करते हैं ये करते हैं कन्नौज के राजा विजयपाल से। दोनों पुत्री की जब शादी हो जाती है, अब चूंकि ये दिल्ली के राजा रहते हैं अनंगपाल, तो राजा सोमेश्वर से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वही नाम रहता है पृथ्वीराज चौहान। हालांकि हरिराज चौहान भी पृथ्वीराज चौहान के भाई हैं। राजा सोमेश्वर के दो पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और हरिराज चौहान। और राजा विजयपाल जो कन्नौज के राजा रहते हैं, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और जिसका नाम रहता है जयचंद। धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद अब यह होता है कि अनंगपाल बूढ़े हो चुके थे और दिल्ली की सत्ता संभाले कौन, दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन हो, क्योंकि अनंगपाल जो है पृथ्वीराज चौहान और ये विजयपाल के पुत्र जयचंद के नाना रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ये मौसेरे भाई रहते हैं। लेकिन अब अनंगपाल के सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल यह आ जाती है कि किसको सत्ता दी जाए। दामाद के पुत्र को देना है। क्यों? क्योंकि देखिए, राजा सोमेश्वर जो है, ये क्या होता है, जब पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष के होते हैं, ये अजमेर के राजा रहते हैं राजा सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान के पिता। जब पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष के होते हैं तो राजा सोमेश्वर का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है और 13 वर्ष की उम्र में इनको सत्ता संभालना होता है। इतिहास में ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है कि कम उम्र में लोगों ने सत्ता संभाली है। जैसे मुगलिया सल्तनत का बादशाह जिसने मुगल वंश की नींव रखा था, बाबर, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर, वो मात्र 11.5 वर्ष में सत्ता संभालता है। उसके अलावा अकबर को आप देख लीजिए, मात्र 13.5-14 साल में सत्ता संभालते हैं। तो राजा ये पृथ्वीराज चौहान जो है 13 वर्ष में सत्ता संभालते हैं क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब अनंगपाल के पास समस्या। अनंगपाल सोचते हैं कि अगर मैं विजयपाल के पुत्र जयचंद को बनाता हूं तो इधर इनके साथ अन्याय होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और अगर मैं पृथ्वीराज चौहान को राजा बनाता हूं तो ये जयचंद के साथ अन्याय हो गया। तो एक फैसला लेते हैं, अब बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। जैसे आपने एक फिल्म आई थी बाहुबली, देखा होगा। बाहुबली में क्या होता है? बाहुबली में बाकायदा एक बाहुबली रहते हैं और एक जो है क्या रहता है, उनका पुत्र रहता है शिवगामी का, भल्लाल देव। तो इन दोनों में से किसी एक को राजा बनाना है। चूंकि बाहुबली और भल्लाल देव सगे भाई नहीं रहते हैं, शिवगामी के पुत्र भल्लाल देव रहते हैं। और ये बाहुबली के पिता और माता तो मर चुके होते हैं, लेकिन शिवगामी जो है, चूंकि शिवगामी के जेठ के पुत्र थे बाहुबली, तो इसलिए वो दोनों को एक साथ पालते हैं, बराबर तरीके से वो देखती हैं। बड़े होते हैं तो राजा एक को बनना था। तो बाहुबली में आपने देखा था कि शिवगामी ने जो है बाकायदा इन लोगों के बीच प्रतियोगिता कराई, अस्त्र की, शस्त्र की, विद्या की, हर प्रकार से वो देखना चाहती थी कौन निपुण है। और अंततः उन्होंने पाया कि बाहुबली जो है निपुण है और बाहुबली को राजा घोषित कर देती हैं। ठीक
उसी प्रकार से अनंगपाल ने एक निश्चय लिया कि इन लोगों में प्रतियोगिता कराई जाएगी और देखा जाएगा कि कौन ज्यादा निपुण है, कौन ज्यादा बलवान है और कौन ज्यादा जो है दिमागी तौर से मजबूत है। जब प्रतियोगिता कराई गई तो जयचंद हर क्षेत्र में फ्लॉप निकले और पृथ्वीराज चौहान जो है हर क्षेत्र में बहुत आगे निकले, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अंततः दिल्ली का राजा बना दिया गया पृथ्वीराज चौहान को और जयचंद को अंदर अंदर मन में एक कचोट रह गई। और ये जो कचोट होती है ना, बड़ी भारी होती है। ये अंदर अंदर जो कचोट होती है ना, ये जो है क्या करती है जानते हो? ईर्ष्या का भाव पैदा करती है। ईर्ष्या के भाव के अलावा बदला की भावना पैदा करती है और तमाम बुराइयां इंसान में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी के साथ जब कोई पद किसी को न मिलके दूसरे को मिलता है तो ऐसा भाव आता है। जैसे इब्राहिम लोदी और आलम खान वाला हुआ था, आलम खान को कचोट हो गई थी कि मैं क्यों नहीं बना था दिल्ली का बादशाह, उनका भतीजा इब्राहिम लोदी बन गया था। ठीक उसी प्रकार से समझ जाइए जयचंद को अंदर अंदर कचोट हो जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान अपने कार्यों से और अपनी बुद्धि शक्ति से और अपने बल कौशल से जो है पूरे दिल्ली अजमेर पर अच्छे तरीके से वो राज करने लगते हैं। अब आ रहा है गौर, जो गौर क्षेत्र जो अफगानिस्तान का एरिया है ना, गजनी, वहीं पर बादशाह रहता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है बड़ा ही कपटी, बहुत ही चालाक और तेज तर्रार जो है बादशाह रहता है और उसकी नजर हमेशा से दिल्ली पे रहती है। इसीलिए 1191 के तराइन के मैदान में युद्ध होने से पहले वो अपने मंत्रियों से, अपने सिपा सालारों से और कुछ खास सैनिक जो उसके वफादार होते हैं उनसे सलाह मशवरा करता है कि क्या किया जाए, दिल्ली पर आक्रमण किया जाए कि ना किया जाए। उसमें से एक सिपा सालार उनका बोलता है कि आप दिल्ली पर आक्रमण ना करें तो बेहतर होगा। पूछता है क्यों? बोलता है वहां का राजा पृथ्वीराज चौहान है और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ताकतवर है और उसका सामना करना बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक और 300 घुड़सवार और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास मात्र 1 लाख सैनिक। तो वो सिपा सलार समझाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को बात समझ में नहीं आती है। बोलते हैं मैं कायर हूं, युद्ध होगा, अवश्य होगा। और आनंद फानन में 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित होता है और मोहम्मद गौरी अधमरे स्थिति में पड़ा हुआ था। उसका एक वफादार सिपाही उसको घोड़े पे लादता है और लेकर भाग जाता है। पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा नहीं करते। हालांकि यहां 2 भेद है, मतभेद है, इतिहासकारों में यहां मतभेद है। यहां पर जो है ना, देखिए 2 तर्क है। एक तर्क यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको बंदी बना लिया था, उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, उसने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दे, और पृथ्वीराज चौहान उसको बख्श देते हैं। लेकिन चंद बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि भी थे और पृथ्वीराज चौहान के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने कहा था कि एक बार झूठे को छोड़ा जा सकता है लेकिन मक्कार को नहीं, ये मक्कार है, इसको ना छोड़ा जाए। एक तर्क ये हो गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा तर्क कहता है कि उसका एक खास सिपा सलार उसको अधमरी अवस्था में घोड़े पर लादता है और लेकर भाग जाता है। अंदर अंदर कचोट थी कि मैं दिल्ली को क्यों नहीं लूट पा रहा हूं। अब सुनिए इधर जयचंद का। राजा जयचंद की एक पुत्री रहती है संयोगिता, बड़ी खूबसूरत, और उसको मन ही मन प्यार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से। क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है ना बहुत ही शक्तिशाली थे, उनकी वीर गाथाएं उसने सुन रखी थी और पृथ्वीराज चौहान ने भी जयचंद की वो संयोगिता की खूबसूरती की चर्चा जो है उन्होंने सुनी थी और मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को भी प्यार हो जाता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार तो प्यार अंधा होता है। जब जयचंद को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में प्रेम प्रपंच चल रहा है तो संयोगिता का विवाह करने के लिए वो स्वयंवर आयोजित कराता है और एक पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाता है और उसको जो है दरवाजे पे यानी दरबान के रूप में वो पुतले को खड़ा करता है, मतलब अपनी खुन्नस को निकालने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान को ये ओहदा देता है दरबारी का, मतलब पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहता है। उसके बाद स्वयंवर आयोजित होता है। संयोगिता जो है माला लेकर तैयार, अपना वर जो है ढूंढने के लिए तैयार। सभी एक दूर दराज से एक राजा महाराजा आए हुए थे। संयोगिता, यहां मान लीजिए संयोगिता खड़ी है, ये माला लेके खड़ी है वो, और एक राजा इधर बैठे हैं, 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 और इधर जो है क्या है, इधर जो है
ये मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का पुतला है। संयोगिता आती है, ये महाराज सोचते हैं मेरे ऊपर डालेगी ना, कैंसिल। ये इधर जाती है, सोचते हैं इधर डालेगी, कैंसिल। ये जाती है कैंसिल, ये जाती है कैंसिल, ये जाती है कैंसिल, ये जाती है कैंसिल। और जैसे ही पुतले के ऊपर माला पहनाने जाती है, पृथ्वीराज चौहान को तो अपना वर उसने पहले ही समझ लिया था, मान लिया था। जैसे ही डालती है पृथ्वीराज चौहान, वही घोड़े पर बैठ के घोड़सवारी करते हुए हिनहिनाते हुए पहुंच जाते हैं और वो माला पृथ्वीराज चौहान के गर्दन में डाल देती है। और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के लेके भरे दरबार में लेके निकल जाते हैं। और जयचंद इतना लज्जित होता है, इतना गुस्सा होता है कि मन ही मन प्रण कर लेता है कि इसका जवाब पृथ्वीराज चौहान को एक ना एक दिन मैं अवश्य दूंगा। इतना गुस्सा था कि खाना पीना तक छोड़ दिया। एक दरबारी आया और सिपा सलार उसके आए, कहे बोले महाराज, जयचंद से बोले महाराज आप कृपया खाना खा लो। खाना खा लो होता है ना, गुस्से में कोई होता है, लोग कहते हैं अरे आप खाना तो खा लीजिए, खाने से क्या दुश्मनी, खाना खा लो। तो इतना गुस्सा में हो गया कि खान पान जो है सब छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर भाई कचोट बड़ी खतरनाक होती है। उसी बीच मोहम्मद गौरी के बारे में जब जयचंद को पता चलता है, तो जयचंद अपने एक खास सिपाही को मोहम्मद गौरी के पास संदेश भेजता है कि आप दिल्ली आओ और दिल्ली को लूटो, लूट के चले जाओ, लेकिन दिल्ली का राजा मैं बनूंगा और पृथ्वीराज चौहान को हराओ और दिल्ली का राजा मुझे बनाओ। मोहम्मद गौरी तो इसी फिराक में था, यही तो वो चाहता था। मांग रहा था लड्डू, मिल गया रसगुल्ला, ऊपर से जयचंद सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ हिंदू महाराज भी जो थे वो पृथ्वीराज चौहान से जले हुए थे। पृथ्वीराज चौहान का संबंध जो है कुछ लोगों से खराब था, ये तय था, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। वो भी जो है मोहम्मद गौरी से मिल गए। अंततः 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर आता है। जयचंद इधर से सपोर्ट करते हैं और कुछ हिंदू महाराज राजा भी उसका सपोर्ट करते हैं मोहम्मद गौरी का। और अंततः 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाता है और बंदी बना लिया जाता है। अब यहां भी दो तर्क। पहला तर्क सुनिए, पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी बंदी बनाता है तो बंदी बना के इनको जो है, इनकी आंखें जो है गर्म सलाखों से फोड़ देता है, अंधा कर देता है पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान अंधे थे और चंद बरदाई इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, चंद बरदाई इनसे मिलने आते हैं और खुद भी अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं। यानी दोनों लोग एक ही बंदी गृह में बंद हो जाते हैं। उसके बाद अब ये पृथ्वीराज चौहान अंधा हो चुका था। चंद बरदाई बोलते हैं कि हे महाराज, तुम इसका बदला लो और मोहम्मद गौरी को मारो। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि अरे मैं तो यहां निहत्था हूं और बंदी गृह में बंद हूं और ऊपर से मेरी आंखें फोड़ी जा चुकी है, मैं अंधा हो चुका हूं, मैं कैसे उससे बदला ले सकता हूं, मैं तो अंधा हूं। तब चंद बरदाई याद दिलाते हैं, चंद बरदाई वही है जो पृथ्वीराज रासो लिखे थे। चंद बरदाई उनको याद दिलाते हैं कि आप शब्द भेदी बाढ़ से उसकी हत्या करेंगे, आपके पास यह अनमोल जो है शस्त्र है। जब उनको याद दिलाते हैं और उधर मोहम्मद गौरी जो है तीरंदाजी की प्रतियोगिता आयोजित करता है और पृथ्वीराज चौहान उसमें भाग लेते हैं। सबका नंबर आता है, सब लोग अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान की बारी आती है तो पृथ्वीराज चौहान तीर लेकर खड़ा और चंद बरदाई वहां पर दोहा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं और उसी शब्द के अनुसार मोहम्मद गौरी का वध करते हैं। अब शब्द सुनिए, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता बैठा सुल्तान है मच चुके चौहान। ये तीर मारते हैं और मोहम्मद गौरी खलास। ये तो पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या कहता है कि देखिए मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली की सल्तनत तो संभाल ही रहे थे और जो है वो लूटपाट और मार दूसरे राजाओं से लड़ना झगड़ना उसका आम हो चुका था, कत्लेआम आम हो चुका था। लेकिन वहां पर एक चीज का ध्यान देना, जाटों की एक खोखर नाम की सेना थी और बड़ी बलशाली थी। जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि जाट को खोखर कहा जाता है, खोखर सेना है, बड़ी बलशाली है और ये जो है हो सकता है मेरे लिए खतरा पैदा करे, तो मोहम्मद गौरी जो है जाटों पर हमला करते हैं। जाट जो है हालांकि मुंहतोड़ जवाब देते हैं और जब मोहम्मद गौरी देखता है कि हारने वाला है, लूटपाट कर चुका था और ये जा रहा था रास्ते में गजनी, तो क्या करते हैं कि जाट लोग यानी खोखर लोग जो है वो सेना जो है झेलम नदी के किनारे 1206 ईस्वी में
झेलम नदी और ये सिंधु नदी के बीच में ये खोखर यानी जो समूह था सेना का, जाट का, ये वहीं पर जो है अपना राज करते थे। ये अटैक करते हैं किस पे? मोहम्मद गौरी पे। और रामलाल खोखर उस समुदाय का जो मेन मुखिया रहता है वो मोहम्मद गौरी का गला काट देता है। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। ये दूसरा तथ्य है। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। उसके बाद उनका जो दास जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है दिल्ली की सल्तनत संभालता है, जिसने कुतुब मीनार बनाया है दिल्ली में, महरौली में, आपको याद होगा। आज भी जो है सबसे ऊंची मीनार कही जाती है। और उसके बाद जो है मुस्लिम शासक कई सालों तक चला। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।